हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो लेक्चर हो जाता है वो लेक्चर आपका बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया, और इसमें जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है उनकी सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। ये आज आप लोगों की सीरीज कंप्लीट, यानी सीरीज नहीं कंप्लीट होगी, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है ये कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अभी आपने विजिट किया है, न्यू है चैनल पर, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके। तो क्वेश्चन देख लेते हैं, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आपका फर्स्ट नंबर का हो जाता है क्वेश्चन, संवेग का प्रकार नहीं है। तो संवेग यानी संवेग कई तरह के होते हैं, जैसे कि क्रोध हो जाता है ना, उल्लास, जलन, ये सभी क्या हो जाते हैं, ये संवेग हो जाते हैं। तो इसमें क्रोध है, भय है, प्रेम है, ये लेकिन नहीं है, यानी जो नहीं है वो सही है। ध्यान यानी संवेग का प्रकार नहीं है, तो इस तरह से सा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि होती है, तो 80 से 90, 110 से 120, 140 से अधिक या 100 से 120। तो प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि 140 से अधिक होती है, और अगर सामान्य बालक की बुद्धि लब्धि देखी जाए तो 90 से 110 होती है, ठीक है ना। और प्रतिभाशाली बच्चे क्या होते हैं, विशिष्ट बच्चे, है ना। तो प्रतिभाशाली बच्चों में 140 से अधिक हो जाती हैं। पियाजे के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की स्थितियां हैं 2, 4, 6, 3। तो आपका हो जाता है पियाजे के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की स्थितियां 4 हो जाती हैं। कौन कौन सी हो जाती हैं? तो आपका संवेदी गामक अवस्था हो जाती है, तो 0 से 2 वर्ष तक की होती है। फिर उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है, तो 2 से 7 वर्ष होती है। उसके बाद मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होती है वो 7 से 11 वर्ष होती है। और अमूर्त, और जिसको औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कह सकते हैं, वो 11 से ऊपर यानी 11 से 18 आप कह सकते हैं। तो इस तरह से जो 4 अवस्थाएं होती हैं वो हो जाती हैं, ठीक है ना। किशोर अवस्था को गंभीर उथल पुथल की अवस्था कहा है। किसने कहा है? तो स्टिल ने, हॉल ने कहा है। और क्यों कहा है? इसलिए कहा है क्योंकि जो किशोर अवस्था होती है इसमें जो परिवर्तन होते हैं वो अचानक ही आ जाते हैं, यानी बाल अवस्था के खत्म होते होते, यानी मान लीजिए बाल अवस्था आपकी 6 से 12 वर्ष चलती, 11 वर्ष में ही सिम्टम्स दिखने लगते हैं। उसके बाद 12 वर्ष की अवस्था में ऐसे सिम्टम्स आ जाते हैं कि जो बच्चा होता है वो समझ ही नहीं पा रहा होता है कि हमें ये परिवर्तन हुए क्यों है आखिर, और ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ। तो इसमें क्या होता है, इसमें बहुत ज़्यादा तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था इसीलिए कहा जाता है क्योंकि बच्चा समझ ही नहीं पाता है। और भी डिटेल में जानने के लिए आपको डिटेल में चीज़ों को बताया गया है, सो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पे क्लासेस अटेंड कर सकते हैं और चीज़ों को बारीकी से समझ सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, मानसिक आयु वास्तविक आयु गुणे 100 सूत्र के यानी सूत्र से मापन किया जाता है, तो अर्जित ज्ञान का, बुद्धि लब्धि का, आयु का या लंबाई का। तो इसमें हो जाता है मानसिक आयु, हमने आपको बताया था मावा से आप याद रखिएगा, माँ यानी मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु और गुणे आपका 100 हो जाता है, ठीक है ना। तो ये मावा से आप याद रखिएगा, इसमें जो आपको मानसिक आयु दें, मानसिक आयु की जगह पे आप लिख दें और वास्तविक आयु और फिर गुणे 100, और उसके बाद आपको काटना पीटना तो इसको आता ही, आप काट पीट देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। और लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या किया गया है कि सूत्र से मापन किया जाता है, किसका किया जाता है? तो बुद्धि लब्धि का किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन हो जाता है, वो मानसिक योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना को प्रस्तुत करता है कहलाता है ज्ञान, योग्यता, सृजनात्मकता। तो इसमें सृजनात्मकता हो जाता है। अब आप कैसे, अब आपको पता तो है नहीं कि सृजनात्मकता कहते किसको है। तो सृजनात्मक मतलब होता है क्रिएटिविटी। आप ऐसे कह सकते हो सृजनात्मक या रचनात्मक, जैसे किसी वस्तु, विचार, कला, साहित्य से संबंध किसी समस्या का समाधान, यानी जब कोई प्रॉब्लम होती है उसका सलूशन निकालने, और भी चीज़ें हो जाती हैं। तो और क्षेत्र में कुछ नया रचने, आविष्कृत करने या पुनर्सृजित करने की प्रक्रिया है। ये कैसी है? तो ये एक मानसिक संक्रिया है जो भौतिक परिवर्तनों को जन्म देती है। तो इस तरह से आपका सृजनात्मकता हो जाता है, यानी कि क्रिएटिविटी हो जाता है। उसके बाद है शारीरिक रचना, बुद्धि, रुचि, व्यक्तित्व आदि में एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से भिन्न होना कहलाता है। तो
तो आपका व्यक्तित्व भिन्नता, क्योंकि व्यक्तियों में क्या होती है, भिन्नता तो होती है ना। कोई छोटे कद का होता है, कोई लंबे कद का होता है, कोई मोटा होता है, कोई नाटा होता है, कोई पतला होता है, कोई गोरा होता है, कोई काला होता है ना। तो इसमें भिन्नता होती है, तो व्यक्तित्व भिन्नता कहलाती है, यानी कि द ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है कि संज्ञानात्मकता क्षमता की कमी से व्यक्तित्व को कठिनाई होती है, तो शारीरिक विकास में, बौद्धिक विकास में, व्यावसायिक विकास में या समायोजन में। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाता है वो हो जाता है बौद्धिक विकास। यानी क्या कह रहे हैं कि संज्ञानात्मकता क्षमता की कमी से व्यक्तित्व को कठिनाई होती है, तो बौद्धिक विकास में होती है। उसके बाद है सिगमंड फ्रायड द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व विकास के सिद्धांत को कहा जाता है, तो शारीरिक विकास का सिद्धांत या भावात्मक विकास का सिद्धांत या मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत या ज्ञानात्मक। तो इसमें आपका मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत यानी सा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका हो जाता है परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन कहलाता है, तो कल्पना कहलाता है, चिंतन या तर्क या स्मृति। तो इसमें कल्पना होता है, और आपकी जो सीरीज में दा दिए हुए तो ये आपका गलत हो जाता है, कल्पना आपका सही है। परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन, परोक्ष वस्तु यानी तो इसमें कल्पना हो जाता है। ठीक है। किसी के द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन कहलाता है, तो शारीरिक स्वास्थ्य, संवेगात्मक विकास, मानसिक स्वास्थ्य, उपरोक्त सभी। तो इसमें उपरोक्त सभी यही आपका राइट आंसर हो जाता है। किसी समस्या का समाधान करने के लिए गत अनुभवों को नए ढंग से समायोजित किया जाना कहलाता है। तर्क, चिंतन, कल्पना, स्मृति, तो तर्क हो जाता है। ठीक है ना। और इसमें क्या कह रहे हैं कि किसी समस्या का समाधान करने के लिए अनुभव को नए ढंग से समायोजित किया जाता है, तो तर्क द्वारा। ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन है नेक्स्ट कि सीखने की मात्रा तथा समय के संबंध को चित्रांकित करने वाली वक्र रेखा कहलाती है। अधिगम वक्र, पठार वक्र, संप्राप्ति वक्र, बुद्धि लब्धि वक्र। तो अधिगम वक्र ये हो जाता है, यानी ऑप्शन आपका राइट है। जब कोई बालक सीखने को तत्पर होता है तब वह चीज़ों को जल्दी से सीखता है। यह थॉर्नडाइक के सीखने के किस नियम के अंतर्गत आता है? प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम। तो ये सभी नियम के अंतर्गत आता है, यानी तीनों नियम हो जाते हैं। इसमें इन नियमों के बारे में जान लेते हैं, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या जो ये नियम है आपके, ठीक है ना। तो थॉर्नडाइक के प्रभाव का नियम, यानी इन्होंने 5 यानी इनके क्या थे, तो जो 3 नियम है वो मुख्य नियम। कितने नियम? तो जो 3 नियम है वो मुख्य नियम हो जाते हैं, और जो 5 नियम है वो गौड़ नियम, यानी टोटल कितने, तो 8 नियम हो जाते हैं। इसमें मुख्य नियम में कौन कौन आते हैं? तो प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम और अभ्यास का नियम। अगर बात करें कि ये प्रभाव का नियम होता क्या है, तो प्रभाव का मतलब ये होता है जिस काम को करने से आपको संतोष मिले और बार बार आप करें, यानी आप जब संतोष मिलेगा तो उस काम को आप क्या करेंगे, तो बार बार करेंगे। तो ये क्या हो जाता है, ये जो आपका नियम हो जाता है ये प्रभाव का नियम हो जाता है। ठीक है। अब अगर बात करें कि अभ्यास का नियम क्या है, जैसे आप पढ़ रहे हो तो अभ्यास करते करते आपको क्या होता है, जैसे नियम के अनुसार किसी कार्य को बार बार करने या दोहराने से वो जल्दी सीख जाते हैं आप। अब जैसे आपने एक चीज़ एक बार में पढ़ ली, फिर आपने सोचा अब हमको ये लाइफ टाइम तक याद रहेगी, ऐसा नहीं है। जब आप क्या करोगे, उसको रिवीजन करोगे, अभ्यास करोगे, तो चीज़ें आपकी समझ में आएंगी। कुछ आज ज़्यादा समझ में, कल उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा समझ में आया, फिर उसके अगले दिन ज़्यादा समझ में आया, यानी ये अभ्यास का नियम हो जाता है। और तत्परता का नियम क्या हो जाता है, जैसे कोई काम करने के लिए आप क्या है, तैयार है। जब आप कोई काम करने के लिए तैयार होंगे तभी तो आप उस काम को कर पाएंगे। अगर आप तैयार ही नहीं है, मान लीजिए क्लास आप अटेंड कर रहे हो और आप तैयार नहीं हो, आप पढ़ा कुछ रहे हैं, आप समझ कुछ रहे हो, या मन आपका कहीं और है, तो आप नहीं कर पाओगे। जब आप तैयार होंगे, तत्पर होंगे, तभी आप अच्छे से क्लास अटेंड कर पाएंगे, चीज़ों को समझ पाएंगे। तो ये सब क्या है, ये 3 नियम जो हो जाते हैं थॉर्नडाइक के मुख्य नियम हो जाते हैं। उसके बाद 5 जो हो जाते हैं वो गौड़ नियम है। तो इस तरह से आप लोग याद रखिएगा, यानी कि यहाँ पे जो आंसर हो जाता है वो उपरोक्त सभी, यानी दा इनमें से कोई यहाँ पे क्या हो जाता है, देख लेते हैं एक बार। तत्परता का नियम, यानी जब कोई बालक सीखने को तत्पर होता है वो चीज़ों को जल्दी से सीखता है। ये थॉर्नडाइक के सीखने के किस नियम के अंतर्गत आता है? यहाँ पे क्वेश्चन को पहले समझ लीजिएगा। हमने डिटेल में बहुत ज़्यादा डिस्कस कर ली, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, क्योंकि थोड़ी चीज़ें तो आपको समझ में आनी चाहिए, चीज़ें क्या क्लियर होनी चाहिए। तो तत्पर
होमवर्क की बात कर रहे हैं तो तत्परता का नियम हो जाता है ना। अगर पूछते कि अभ्यास का नियम, तो भाई अभ्यास, बार बार पढ़ने को, बार बार आप चीजों को दोहरा रहे हैं तो है ना, अच्छी लग रही है, आपका उसमें मन लग रहा है, संतोष मिल रहा है, तो वो प्रभाव का नियम हो जाता है। यहाँ पे तत्पर तो यानी तत्परता, है ना। तो इस तरह से बा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, ये नहीं है, क्योंकि इस तरह में देख के कोई नहीं या उपयुक्त सभी तो बहुत जल्दी इस पे नजर जाती है। उसके बाद है सीखने के किस सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति संपूर्ण परिस्थिति के प्रत्यक्षीकरण के आधार पर सीखता है। तो प्रयत्न भूल का सिद्धांत, संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत। तो अनुकरण का सिद्धांत हो जाता है, ठीक है। वे प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है कहलाता है। तो अर्जित प्रेरक, अर्जित प्रेरक यानी क्या होता है कि कुछ चीजें बच्चा क्या करता है, जैसे बच्चा है, ठीक है, तो वो कुछ चीजें अपने एनवायरनमेंट से, अपने आसपास में जो उसका वातावरण है, पर्यावरण है, उसके अकॉर्डिंग बच्चा क्या करता है, चीज़ों को सीखता है। उसको सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो वहाँ पे गया, उसने जो चीज़ें देखी उससे वो सीख रहा है, यानी वो अर्जित कर रहा है। तो ये क्या कह रहा है कि वे प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है, वो क्या होता है, वो अर्जित प्रेरक होता है। जैसे क्या है, हम पढ़ रहे हैं तो हमने क्या किया, हमने उसको अर्जित किया, अर्जित कर रहे हैं, तो यानी क्या है वो, तो वो हमारा क्या, अर्जित प्रेरक कहलाता है, यानी कि ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अधिगम, धारण, पुनः स्मरण तथा पहचान आदि प्रक्रियाएं आती हैं। तो ध्यान के अंतर्गत, कल्पना के अंतर्गत, रुचि के अंतर्गत या स्मृति के अंतर्गत। तो दा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, स्मृति के अंतर्गत। उसके बाद आपका क्वेश्चन है, वो प्राप्तांक जो किसी प्रदत्त को दो बराबर भागों में बांटता है कहलाता है। भाई बराबर भागों में तो समांतर माध्य, है ना, और बहुलक क्या होता है, जो एक नंबर बार बार आए, है ना। तो इस तरह से हो जाता है, चीजों को समझिएगा। जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए भोजन का महत्व, इसी प्रकार सामाजिक विकास के लिए शिक्षा का एक कथन किसका है, तो ये डीवी का है। विकास को प्रभावित करने वाले कारक, बुद्धि, यौन, अंतःस्रावी ग्रंथि, उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी हो जाते हैं। टोली की आयु, टोली की आयु क्या है, तो किशोर अवस्था को कहते हैं, बाल अवस्था को कहते हैं, या शिशु अवस्था को, युवावस्था को। तो टोली की अवस्था कहते हैं बाल अवस्था को, यानी 6 से 11 वर्ष की उम्र का समय क्या है। इस अवस्था में बच्चों में यौवन के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। अभी जैसे हमने क्या आपको बताया कि जो शिशुअवस्था, फिर बाल अवस्था, बाल अवस्था को खत्म करने और किशोर अवस्था को स्टार्ट करने, यानी जो बच्चा होता है उसके स्टार्ट करने की आयु आती है, तो उसी में सिम्टम्स दिखने लगते हैं, है ना। कौन से सिम्टम्स, ऐसा नहीं है कि जो विकास हो रहा है वो विकास पहले कहता है भाई मैं बढ़ रहा हूं, मुझे बढ़ने दो, फिर मैं थोड़ा ठहर जाऊं, फिर दूसरी अवस्था आएगी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। एक सीरियल वाइज चलती रहती है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे शिशुअवस्था चल रही है, कौन सी चल रही है, शिशुअवस्था चल रही है, और उसके बाद ये चलते चलते जब बाल्यावस्था, मान लीजिए 3 भागों में हम बांट दें, बाल्यावस्था आने लगी तो यहाँ पे बाल्यावस्था के सिम्टम्स दिखने लगे। फिर उसके बाद यहाँ पे जब बाल्यावस्था चलने लगी, बाल्यावस्था चलने लगी, यहाँ तब क्या हुआ, किशोर अवस्था में आते थे, यहाँ पे इसके सिम्टम्स दिखने लगते हैं। तो चलती रहती निरंतर प्रक्रिया है, ऐसा नहीं है कि भाई रुक जा, ठहर जा, मैं थोड़ा सा ठहर लेता हूँ, आगे बाद में बढ़ता हूँ, या मैं ये अवस्था बढ़ रही है, आएगी, लेकिन थोड़ा रुक के मैं सुस्ता लूँ, थोड़ा सा सहता लूँ, वो वाली बात यहाँ पे नहीं है, ठीक है ना। तो उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाती हैं, तो यहाँ पे बा यानी बाल्यावस्था, और उसके बाद मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। तो ये फ्रायड का कथन हो जाता है, यानी कि आ ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, ठीक है ना। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका हो जाता है, बाल्यावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए। तो खेलकूद की बिल्कुल छूट नहीं देनी चाहिए, तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि बच्चों को खेल खेल में ही शिक्षा देनी चाहिए, तभी बच्चा क्या होगा, बच्चे को अच्छा ज्ञान प्राप्त होगा, और उसको मार कर, डांट कर, प्रताड़ित करके शिक्षा नहीं दी जाती है, ठीक है ना। खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा देनी चाहिए, बिल्कुल जहाँ पे रचनात्मक आ जाए, क्रिएटिविटी की बात आ जाए, वहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ होती है, यानी खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए, ठीक है ना। फिर आपको आंसर तो मिल ही गया, बाकी पढ़ लेते हैं। गुरुकुल प्रणाली द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए, पिटाई करने वाले अध्यापक द्वारा बिल्कुल भी नहीं। पिटाई तो पिटाई आप क्या कर सकते हो, आप बच्चे को आंख भी नहीं दिखा सकते हो। अब क्या है, बच्चा सर्वे सर्वा पहले होता था, कुछ टाइम पहले
बच्चे को मुर्गा या मुर्गी बनाई जाती थी, भाई लड़की होगी तो मुर्गी ही बनेगी, ठीक है ना, तो बना दिया जाता था, उसको डांटा जाता था, मैं जो पढ़ा रहा हूँ वही तुम्हें पढ़ना है, ऐसा था ना। अब क्या है, बच्चा कहता है कि मैं जो कहूँगा वो आपको पढ़ाना रहेगा, मेरा जो मन करेगा वो मैं पढ़ूंगा या पढ़ूंगी। कि बच्चा कहता है कि मुझे आज खेल से शिक्षा लेनी है, तो बच्चे को खेल से शिक्षा देनी है। मैडम जी या सर जी मुझे आज ड्राइंग बनानी है, तो बिल्कुल आप ड्राइंग बनाएं। मैडम जी सर जी आज मुझे खेलना है, तो बच्चों को खेल खिलाएं। उसी में आप एक ऐसी चीज बना दे, खेल खेल में शिक्षा। बच्चे को ये भी ना लगे उसने तो अपनी शर्त पूरी करवा ली कि सर जी मुझे आज क्या करना है, खेल खेलना है, लेकिन सर जी जो है उनको तो ज्ञान देना है, उनको तो पढ़ाई करवानी है। तो दोनों चीज को मिक्सचर करके, मिश्रण यानी क्या है, दोनों का मिश्रित रूप, कि खेल भी खिला रहे हैं, बच्चा समझ रहा है हम खेल खेल रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हो, बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। तो ऐसी शिक्षा अब है, ठीक है ना। तो वही वाली बात हो गई, पिटाई तो बहुत दूर, आप बच्चे को आग भी नहीं दिखा सकते। फिर है बालक के मानसिक विकास के लिए शिक्षक को करना चाहिए स्नेह और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, सदाचरण प्रस्तुत करना, उपयुक्त शिक्षण विधि का प्रयोग, उपयुक्त सभी, तो इसमें उपयुक्त सभी हो जाता है। शिक्षा में सृजनात्मक का प्रयोग किस रूप में होता है, तो सीखना, तर्क, चिंतन, कल्पना। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाता है आपका 133 में, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं चिंतन हो जाता है, ठीक है ना। तो चिंतन आपका है। कल्पना के विकास के लिए शिक्षा में निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए, तो भाषा विकास पर ध्यान, कहानी सुनना, काल्पनिक खेलों क्रियाओं के लिए अवसर, उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी हो जाते हैं। उसके बाद थॉर्नडाइक ने दिया प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, उपयुक्त सभी। तो भाई अभी हमने पढ़ा कि मुख्य नियम कितने हैं, थॉर्नडाइक के जो मुख्य नियम हो जाते हैं वो हो जाते हैं 3। कितने हो जाते हैं, तो हो जाते हैं 3। गौड़ नियम कितने हो जाते हैं, तो गौड़ नियम हो जाते हैं 5। तो इस तरह से टोटल कितने हो जाते हैं, तो टोटल हो जाते हैं 8 नियम। इसमें जो मुख्य नियम है वो क्या है, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, यानी उपयुक्त सभी, ठीक है ना। उसके बाद है प्रेरणा होती है, तो प्रेरणा क्या होती है, सकारात्मक नकारात्मक विकल्प आ और बा दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भाई प्रेरणा तो दोनों होती हैं, है ना। तो इस तरह से सा ऑप्शन आपका राइट होना चाहिए, ठीक है। यानी प्रेरणा कैसी होती है, तो सकारात्मक नकारात्मक दोनों। जीन पियाजे द्वारा बालक के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं में वर्णन किया गया है, तो जीन पियाजे तो बा ऑप्शन है, यानी 4, है ना। तो कौन सी अवस्था है, संवेदीगामक अवस्था हो जाता है। कौन कौन सी अवस्था हो जाता है, संवेदीगामक और यानी सेंसरी मोटर स्टेज, है ना। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत, तो मानसिक शक्तियों का विकास, समान तत्वों का सिद्धांत, सामान्यीकरण का सिद्धांत या उपयुक्त सभी। तो इसमें भी आपका उपयुक्त सभी हो जाता है। वह प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है कहलाता है, तो अर्जित प्रेरक, यानी वो अपने प्रयासों से अर्जित कर रहा है, तो यानी अर्जित प्रेरक हो जाएंगे, है ना। फिर उसके बाद है स्मृति सीखी हुई वस्तुओं का सीधा उपयोग है, ये कथन किसका है, तो स्मृति, है ना। तो स्मृति जो आपका हो जाता है ये वुडवर्थ का कथन है, यानी स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है, तो वुडवर्थ का कथन है। उसके बाद आपका क्वेश्चन है आंकड़ों के प्रकार है, तो आंकड़ों के प्रकार वर्गीकृत और अवर्गीकृत, है ना। उसके बाद इसमें यानी दोनों, यानी कि आपका सा हो जाता है ना। फिर उसके बाद है बाल मनोविज्ञान बालक के व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है, यह कथन किसका है, तो ये कथन स्किनर का है। किसका है ये कथन, तो स्किनर हो जाते हैं। इसमें आपका 142 है ना, तो इसमें स्किनर आपका हो जाता है, यानी बा ऑप्शन राइट है। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान, यह कथन किसका है, तो ये कथन आपका हो जाता है मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है विलियम जेम्स का है, या अरस्तू का है, या वॉटसन का, या प्लेटो का है, तो वॉटसन हो जाते हैं। उसके बाद है बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या है, तो मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100 है ना। IQ तो मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, जिसको माँ वा है ना, और गुणे 100 यानी कि सा ऑप्शन। फिर उसके बाद है बाल विकास का प्रत्यक्ष संबंध बाल व्यवहार से, ये कथन है गेरिसन, कुक, वुडवर्थ, स्किनर, तो आपका हो जाता है गेरिसन। जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया है, तो देखिए फिर से वही क्वेश्चन आ गया, कई बार रिपीट हुआ, यानी आप समझ लीजिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, यानी 4, है ना। बाल विकास का तात्पर्य है अभिवृद्धि, स्वास्थ्य, अभिरुचि, कर्मिक परिवर्तन, तो कर्मिक परिवर्तन हो जाता है।
उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, वह मानवीय योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना या विचार को प्रस्तुत करता है कहलाता है। तो सृजनात्मकता, प्रत्यक्षीकरण, अभिरुचि, बुद्धि, तो बुद्धि इसमें हो जाती है। और इसके बाद आपका हो जाता है बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया? तो बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत थर्स्टन, थॉर्नडाइक, गिलफोर्ड, स्पीयरमैन। तो बुद्धि का जो त्रिआयामी सिद्धांत तो हो जाता है आपका, वो किसने दिया है? तो गिलफोर्ड ने दिया है। और यहाँ पे आपका द ऑप्शन है, ये आपका गलत हो जाता है ना, गिलफोर्ड, बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत। उसके बाद है टी परीक्षण की कार्ड संख्या कितनी है? तो 10 है, 10 + 10 है, या 10 + 10 + 10 है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका क्या हो जाता है? सा ऑप्शन, यानी 10 + 10 + 10। और टी परीक्षण की कार्ड की संख्या कितनी हो जाती है? तो आपकी 10 है ना, 10 × 10 यानी प्लस 10 + 10 + 10 यानी 30 हो जाती है। ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है, अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन क्या कहलाते हैं? तो अवधान, अधिगम, प्रतिकार और अभिप्रेरणा। तो इसमें अधिगम यानी बा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। भाट या बैटरी परीक्षण संबंधित है। तो अभिरुचि से, व्यक्ति से, बुद्धि से, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें बुद्धि से हो जाता है जो भाटिया परीक्षण होता है। तो भाटिया परीक्षण क्या है? तो बुद्धि का एक प्रदर्शन और यानी प्रदर्शन परीक्षण है, जो सीएम भाटिया द्वारा कब? तो 1955 में विकसित किया गया है। इसमें विभिन्न पैटर्न वाले कार्ड शामिल हैं और बच्चों को पेंसिल उठाए बिना इस पैटर्न को खींचना जरूरी हो जाता है, आवश्यक है यानी, है ना। उसके बाद आपको हो जाता है, यदि किसी बालक की मानसिक आयु 15 वर्ष है और वास्तविक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि IQ बताएं। तो मावा से आप याद रखें, मावा गुणे 100, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100 आपका हो गया। तो मानसिक आयु कितनी दिए हुए हैं? तो मानसिक आयु आपकी 15 हो जाती है। वाह कितना दिए हैं? वास्तविक आयु आपकी 10 वर्ष और गुणे आपका कितना हो जाता है? तो 100। तो यानी 10 एकम 10, 10 दहम 100 और 15 दशामन कितना होता है? तो 150, यानी 150 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सूझ के सिद्धांत के प्रतिपादक तो कोहलर है। इन्होंने किस पे किया? तो चिंबेंजी बंदर, है ना, वनमानुष पर किया। उसका नाम क्या था? तो सुल्तान नाम का बंदर था, है ना। तो और उन्होंने किस तरह से कि क्या किया कि केलों को टांग दिया और उसके बाद उसके पास में बॉक्स रख दिए। कई परीक्षण उन्होंने किए। तो उसको जब मिल नहीं रहे थे वो केले, क्योंकि ऊंचाई पे थे, तो वो पहले इधर उधर घूमता रहा कि हमको ये केले तो किसी तरह से प्राप्त करने हैं। लेकिन लास्ट में उसको सूझ आई। कैसे सूझ आई? कि जो बॉक्स थे, तो एक बॉक्स को जैसे मान लीजिए यहाँ पे अलग अलग बॉक्स रखे हुए थे, ठीक है ना, और वो यहीं पे बैठा बैठा सोच रहा था। केला क्या था? छत पे ऐसे समझ लीजिए ऊंचाई पे ये क्या टंगे हुए थे? तो केले टंगे हुए थे। अब वो सोच रहा कैसे क्या करें। फिर उसने क्या किया, उसकी समझ में आया, इस बॉक्स को उठाया और इसके ऊपर रख दिया, फिर इस बॉक्स को उठाया, इसके ऊपर रख दिया और उसको केले प्राप्त हो गए। फिर एक बार क्या हुआ, छड़ी रखी गई, स्टिक्स, है ना, कई केले यहाँ पे यानी केले यहाँ पे टांग दिए गए और यहाँ पे क्या हुआ, स्टिक्स रखी हुई थी। अब उसको कैसे केले प्राप्त हो, कैसे? ये यहाँ पे मान लीजिए सुल्तान बैठा हुआ है और क्या सोच रहा है कि हमको ये केले तो किसी तरह से प्राप्त करने हैं। उसने एक छड़ी उठाई, इससे कुछ भी नहीं हुआ। फिर उसके बाद इसने कई छड़ियों को एक में जोड़ दिया और जब एक में जोड़ दिया तो क्या हुआ, केले तक वहां तक पहुंच गया। यानी देखिए उसको सूझ आई, अचानक से सूझ आई कि हमें ये केले प्राप्त करने हैं, लेकिन इसको कैसे? क्योंकि इस स्टिक्स को हम ऐसे इस तरह से यूज करेंगे और हमको केले प्राप्त हो जाएंगे। तो इस तरह से ये किसका सिद्धांत हो जाता है? तो कोहलर का हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद है प्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है, ये कथन किसका है? तो पीटी यंग का हो जाता है, या गुड का, या एवरिल का, या गुडविन का हो जाता है। तो आपका ये हो जाता है गुड का, इसलिए बा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। फिर आपका क्वेश्चन हो जाता है, चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है, ये कथन किसका है? रॉस का, वुडवर्थ का, वैलेंटाइन का, मैकडूगल का। तो रॉस का, यानी कि आ ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे आप लोगों के जो वस्तुनिष्ठ टाइप क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद हम लोग अति लघु टाइप क्वेश्चंस के सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर अभी आपने चैनल पर विजिट किया है और आप न्यू हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच जाए। तो
तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।